गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम जितने थे, परावर्तन क्या होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होती है, हमने पढ़ लिया। तो आज के चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश के अपवर्तन से। कहाँ से? प्रकाश के अपवर्तन से। पहले बिना समय व्यर्थ किए हम लोग चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने। देखिए प्रकाश के अपवर्तन सिंपल समझ लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है हम ये समझाते हैं पहले। देखिए मान लो हम शीशा, मान लो कोई शीशा है, ठीक है। मान लो कोई शीशा है और शीशा में हम लोग चेहरा देखेंगे, ठीक है। शीशा में चेहरा देखेंगे तो बताओ शीशा भी कहाँ है? हवा में। शीशा कहाँ होता है? हवा में। और हम कहाँ खड़ा होते हैं? हवा में। अब समझ में, शीशा भी कहाँ होता है? रखा होता है ना कहीं पर, हवा में ना है। और हम कहाँ होते हैं? हवा में। मैंने दोनों व्यक्ति जो है एक ही माध्यम में होते हैं। मैंने माध्यम सबका क्या होता है? दोनों का माध्यम हम लोग का क्या होता है? एक ही होता है कि माध्यम अलग अलग होता है? माध्यम तो एक ही होता है ना, इसमें भी हवा है, इसमें भी हवा है। लेकिन मान लो हम क्या किए हैं अब कि हम आप क्या कर रहे हैं कि हम माध्यम चेंज करते हैं। क्या करते हैं? माध्यम चेंज करते हैं। अब तुम लोग पूछोगे माध्यम कैसे चेंज करते? बात ध्यान सुनना। तुम लोग देखा है बचपन में वो गाँव में वो खेल खिलाता है सब, बाल्टी में पानी भर देगा, उसमें छोटे छोटे गिलास सब देगा, बोलेगा इसमें पानी पिलाओ, गिलासों में पैसा चेंज दिलाओ। ये वो सुनो, मान लो एक गिलास है, क्या है? एक गिलास है। मान लो एक गिलास दिए, इसमें पानी भरे, क्या भरे? पानी भरे, ठीक है, पानी भर दिए। अब इसमें क्या करते हैं? हम लोग पेंसिल डाल देते हैं। क्या डालते हैं? पेंसिल। देखो पेंसिल डालने के बाद सुनो क्या होगा। यहाँ तक तो पेंसिल आपको तुमको एकदम सही दिखेगा, लेकिन ये पेंसिल को जाना चाहिए कैसे? सीधे। पेंसिल सीधा होता है ना, सीधा चाहिए। लेकिन जब तुम इसको देखोगे तो पेंसिल थोड़ा तुमको दिखेगा, थोड़ा सा तुमको दिखेगा वो कटा हुआ, माने कि वो ऐसा दिखेगा, थोड़ा टेढ़ा दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रकाश यहाँ पे पेंसिल जो सीधा है हमको टेढ़ा दिखा जाता है? बात सुनिए, तुम जो देख रहे हो कहाँ से? हवा में खड़ा देख रहे हो तो ये हवा हो गया। पेंसिल का एक सिरा कहाँ पे है? पानी में, तो एक पानी हो गया। हम तुमसे पूछे दोनों एक ही है? हवा पानी एक ही होता है? नहीं, यहाँ पे हवा है, यहाँ पानी हो गया, माध्यम चेंज हो गया। माध्यम चेंज होने का मतलब होता है ठोस द्रव गैस। या तो ठोस होगा, नहीं तो द्रव होगा, तो नहीं तो गैस होगा। क्या समझे? ठोस होगा ना द्रव, मतलब गैस होगा। तो वही बात यहाँ पर समझो कि ये तो गैस हो गया और ये जल द्रव हो गया, तो माध्यम चेंज हो रहा है। तो माध्यम चेंज होने पर जो प्रकाश का घटना होती है उसके प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। चलो इसी को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, किसमें जाए? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वह तिरछी होकर जाती है। अब समझे क्या हो जाती है? तिरछी होकर जाती है। इसे ही प्रकाश की अपवर्तन कहते हैं। अब समझे, माने कि जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो तुम्हारा कहीं ना कहीं एक माध्यम से दूसरी माध्यम में तुमको जाना पड़ेगा, माध्यम चेंज होगा उसमें। अब समझ में, माध्यम उसमें चेंज होगा। अब तुमने पूछेगा तो कैसे? एग्जाम्पल में जैसे मान लो स्विमिंग पूल के, तुमने जाकर देखो ना कभी स्विमिंग पूल तैरा, जैसे मान लो स्विमिंग पूल तो तुमने देखा नहीं होगा, तो इसे मान लो तुमको बाल्टी है, कोई क्या है, कोई बड़का बाल्टी है, तो बाल्टी में तुम मगुआ ऊपर नीचे रख देना, साफ पानी में देखना तुमको लगेगा मगुआ ऊपर तैराई ले। तो वही है प्रकाश के प्रति स्विमिंग पूल का तट वास्तविक स्थिति विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। विस्थापित मान जितना वास्तव में रहता है उतना ही प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए नदी में जब नदी पूरा साफ है तुमको लगेगा जमीन दिख रहा है, लेकिन तुम जाएगा देखे तो पूरा तुम घुस गए। काहे कि तुमको वो तुम हवा में वो पानी अलग अलग अपवर्तन हुआ, अलग अलग माध्यम हुआ, जिसके कारण अपवर्तन हो जाएगा। वही दूसरा एग्जाम्पल, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर टेढ़ी प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है? टेढ़ी। कहाँ पे? जहाँ पे पानी और तुम्हारा हवा दोनों का संपर्क होगा वहाँ पे वो थोड़ा टेढ़ा होगा, बताया ना। और कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक में बड़े प्रतिबिंब होगा। तो मान लो कि तुम छोटा सा नींबू खरीदो, ठीक है ना, उसको हाथ में लो और उसको पानी में डालो, देखना कि तो पानी में डालोगे तो बड़ा दिखाई देगा, लेकिन हाथ में तो छोटा दिखाई देगा। हाँ समझ। वैसे ही मान लो कि वो कौन कागज़ पर हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके वो पानी के पीछे जाकर दिखाते हैं, देखना तुमको बड़ा दिखेगा, क्या दिखेगा? बड़ा, थोड़ा ऊपर वो उठा हुआ। तो सब एग्जाम्पल हो गया, तुमको एग्जाम्पल घर से खुद कर सकता है सब। अब समझो, अब को प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखो जैसे वो प्रकाश के परावर्तन के नियम थे वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। अब समझे,
जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम थे वो सही प्रकाश के अपवर्तन के नियम थे। और आपतित किरण, बोलिए क्या होता है आने वाला किरण, अपवर्तित किरण मैं जहाँ से प्रकाश मुड़ता है अपवर्तित किरण, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। बात यहाँ समझो। अब मान लो ये पानी हो गया, आ गया, तो पानी में तुमको परावर्तन थोड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ प्रकाश, मान लो प्रकाश यहाँ पानी में है, पानी में मान लो यहाँ प्रकाश आ रहा है, तो उसमें पानी में क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ये थोड़ा कि यहाँ से बक्स चल जाएगा, पानी में तो अंदर प्रकाश चला जाएगा, ये तुमको कहाँ जाएगा, मान लो अंदर चला गया। ये जाना चाहिए कैसे, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये मान लो गया कैसे, ये मान लो तुम्हें हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ठीक है। और दोनों के बीच में मान लो कोई अभिलंब डाल दिए, क्या डाल दिए, अभिलंब, दोनों के बीच में अभिलंब डाल देते हैं, तो ये कहता है तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। अब समझ, अब दूसरा देखो, पर प्रकाश के निश्चित रंग अथवा निश्चित माध्यमों के कारण अपवर्तन की जगह साइन, कुछ के मान साइन का मान जो नियामक कोण बनेगा, और जो नियामक कोण बनेगा दोनों अनुपात स्थिर होता है, माने हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस नियम को सेल का अपवर्तनांक नियम कहते हैं। माने जो बोला है साइन आई और साइन आर, ये हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहेगा, हमेशा घटे बढ़े नहीं, एक निश्चित अनुपात रहेगा, तो इसको कहते हैं सेल का नियम। किसका नियम, सेल का नियम। आए बात समझ में। तो प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम, परावर्तन का भी दो नियम, दोनों समझा दिए हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पर अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, पर किन्हीं भी दो माध्यमों में, किसमें, किन्हीं भी दो माध्यम तो वही रहना चाहिए अपवर्तन, और ये तुमको अपवर्तन करना है तो दो माध्यम रहना चाहिए। तो पर किन्हीं दिए हुए माध्यमों को युक्त कर दिए गए दिशा परिवर्तन विस्तार को अपवर्तनांक रूप में व्यक्त किया जाता है। माने कि तुम्हारा कि किसी भी माध्यम, कोई माध्यम ले लो, उस माध्यम में हमारा जो वस्तु है कितना डिग्री घूम रहा है उसी को उसका अपवर्तनांक कहेगा। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, एगो मान लो नॉर्मल सा पानी रखते हैं, एगो में कड़वा तेल रखते हैं, एगो में डीजल रखते हैं, और एगो में पेट्रोल रखते हैं। ऐसे में उनका नाम लिखते हैं। एगो में मान लो पानी है, क्या है, पानी है, पानी है। एगो में माटी ऐसी किरोसिन तेल, क्या मतलब कोल्हू का तेल, खाना बनाना तेल, कोल्हू का तेल हो गया। एगो में मान लो पेट्रोल हो गया, पेट्रोल। एगो मान लो डीजल हो गया। उसमें क्या हो गया, डीजल। तो हम तुमसे पूछें, देखो मान लो कि सब भरा हुआ है, क्या हुआ है, भरा हुआ है, बराबर भर दिया, बराबर भर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेंसिल डुबाओगे कुछ और, यहाँ पे जो कोण बनेगा कुछ और बनेगा, यहाँ पे कुछ और बनेगा, यहाँ पे कुछ कोण और बनेगा, यहाँ पे कुछ, चारों में कुछ अलग अलग कोण के बनेंगे। किसी में अधिक तिरछा दिखेगा, किसी में कम तिरछा दिखेगा। तो यही बोल रहा है कि जब दो माध्यम में किसी वस्तु का हम अलग अलग स्थिरांक, उनके बीच का कोण अलग अलग बन जाए, उनके दिशा में जो परिवर्तन हो रहा है वो अलग अलग हो, तो उसे हम लोग अपवर्तन या अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त करते हैं। और किताब में तुमको यह अपवर्तनांक दिया गया है, अब समझ में। पर निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, समझो। निरपेक्ष कौन है, यदि माध्यम हवा में निर्वात हो, किसमें, तुम देखो सभी चीज़ दुनिया में अधिकांश चीज़ किसमें है, हवा में। हम लोग जो भी प्रयोग करते हैं अधिकांश प्रयोग कहाँ करते हैं, हवा में करते हैं, इसलिए पानी के अंदर प्रयोग करेंगे। तो पर यदि माध्यम निर्वात का वायु एक है और माध्यम का मतलब माध्यम दो का निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। माने कि जब हमारा हवा का अपवर्तनांक हमेशा भी कितना ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे भैया वहाँ हम दुनिया का हर चीज़ किससे नपते हैं, हवा में रख देते हैं, पानी में तो बहुत कम चीज़ नपते हैं। तो वही कह रहा है कि जब दुनिया का फॉर्मूला होता है कि n बराबर c बटा v, n बराबर c बटा v, ये अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला है। अब तुमको ये निकालना नहीं है, तुमको कुछ अपवर्तनांक याद ही कर लेना है। जैसे एक चीज़ याद रखना, c का मान होता है मेरे प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको पढ़ते हैं पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आयो समझ में। अब देखो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 242। इसका तात्पर्य है कि प्रकाश की चाल 1/200 गुना कम हीरे के निर्वात की अपेक्षा होगी, है समझ में। कि माने कि जो हीरा जो होता है उसमें प्रकाश की जो चाल कराएंगे वो 1 बटा करके, कितना, हवा में चाल एक होता है, और नीचे जितना अपवर्तनांक देगा वो लिख देंगे, तुमको हो जाएगा उसका अपेक्ष चाल, क्या हो गया, अपेक्षा। जैसे तुमको कुछ हम दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कुछ तुमको और कुछ दिखाते हैं, कुछ तुमको यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में सबका अपवर्तनांक दिया होगा।
कैसे होता है V1 मैंने वही होता है V1 बटा V2 मैंने माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे में प्रकाश की चाल का अनुपात को हम लोग वही n से विभाजित करते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो कितना माध्यम का एक हो वाई थोड़ा माध्यम दो का निरपेक्ष हो, तो दोनों का जब अलग अलग रहेगा तो दोनों के जब देखो यहाँ पर मान लो तुम पूछेगा अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, ठीक है, अपवर्तनांक nm कैसे निकालेंगे। तो मान लो हवा में कौन चीज़ चल रहा है उसका गति अलग होगा, पानी में कौन चीज़ चल रहा है उसका गति अलग होगा। जब हवा की गति के और पानी गति के दोनों को भाग देते हैं तो ओकरे बोलते हैं हम लोग अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। एक फार्मूला होता है C/V, या इसी को बोलते हैं हम लोग n बराबर CV। ताकि मान लो हेने का सी से पची में भागा में हेने का कुछ हो जाएगा गुना में, तो n बराबर CV। C का मान होता है तुमको 3 × 10⁸ और V का मान तुम्हारा होता है वही दूसरे माध्यम का चाल है समझ में। अब ये बात तुमको समझिए और कि हम ये कैसे निकालेंगे, कैसे याद करेंगे। तो तुमको निकालना है ना, ये तुमको बस याद करना है। कैसे? यहाँ पे उसको तुमको अपवर्तनांक का मान दिया रहेगा, ये देखो। अब हम इसमें तुमको टिक मारते हैं जो तुमको जरूरी है एग्जाम के लिए। ऐसा नहीं जो तुम टिक मार रहे हैं उसको तुमको एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आप समझो यहाँ पर कौन कौन सा जरूरी है। अब यहाँ देखो जो टिक मारा तुम एग्जाम में टिक मार लेना। सबसे ज़रूरी है हवा। तो पूछा अगर हवा में निर्वात की चाल कितना होता है, या तो हवा में निर्वात चाल एक ही होता है। कितना होता है? एक होता है। अब उसमें हवा में निर्वात चाल एक ही होता है। दूसरा पूछेगा जल में कितना। देखो हवा में जल में अंतर है ना। हवा तो तुमको क्या हो जाएगा? गैस। जल क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो हवा में तुम्हारा एक होता है, इसको एक ही मानना सब बराबर देखे एक मान लो एक। जल में 1 2 3 3 किरोसिन का तेल, तारपीन का तेल, कांच में, हीरा में और कार्बन डाइसल्फाइड में। बस 1 2 3 4 6 याद रखना, तुमको 6 काम आएगा। इतना याद कर लो, यही बहुत है। यही 6 तुमको एग्जाम में पूछबे करेगा कि तुम्हारा इसमें सीधे तो ऑप्शन देगा कि हीरा में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है। क्या? हीरा में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 कितना होता है? सबसे अधिक 2.42 हीरा में होता है। माने कि हीरा में सबसे अधिक प्रकाश जब डालेंगे तो सबसे अधिक प्रकाश वो मुड़ के जाएगा। अब समझ सबसे अधिक मुड़ के वो जाएगा हीरा में। अगर समझ में इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है प्रकाशीय संघनन या माध्यम। संघनन माध्यम देखो दो चीज़ होता है, एक संघनन एक होता है संघन, एगो विरल। क्या होता है? संघन एगो विरल। अब इसको समझो क्या होता है सघन और विरल। बात देखो ध्यान से तुमको समझना है। हम ये क्या होता है सघन माध्यम विरल माध्यम। प्रकाश कहाँ कब मुड़ेगा ये देखो। मान लो ये गिलास हो गया, ठीक है, दो चीज़ है गिलास है, इसमें हम पानी भर देते हैं। ठीक है, मान लो एक पेंसिल लिए हम, चलिए पेंसिल, ये मान लो पेंसिल हम दबाएं और ये देखो पेंसिल जाके सीधा, ठीक है, पेंसिल जाके सीधा। अब जो बात हम ध्यान से समझने ऊपर समझना सब। यहाँ पे बताओ देखो ये तो हो गया हवा पानी। हम पूछे हवा पानी मजबूत क्या होता है। तुम पूछो मजबूत का मतलब कैसे? मान लो एक बैलून में हम हवा भर दिए, एक बैलून में पानी भर दिया, तुमको मारा है, तुमको चोट किससे लगेगा? पानी से। ठीक है, देखो यहाँ पे मान लो हवा भर दिए, तीन चीज़ तुमको बोल रहे हैं। एक मिनट, मान लो एक में हवा भरे, जो बात ध्यान सुने, हवा भर दिए, एगो बैलून, तीन बैलून है, एगो हवा भर दिए, एगो में पानी भर दिए और एगो में बालू भर दिए, एगो में बालू भर दिए। अब समझ में हम तुमसे पूछे मान लो तीनों से पारा पाई तुमको मारते हैं, तुमको सबसे अधिक चोट किससे लगेगा? हवा पानी बालू में तुमको सबसे अधिक चोट किससे लगेगा? बालू से, मानी हाई होगा। हम तो पूछे हवा पानी में सबसे चोट किससे लगेगा? पानी से, ये हो गया। हवा और बालू में सबसे अधिक, तो माने कि कहीं ना कहीं जो ठोस होता है वो उसको अधिक सघन होता है। सघन का मतलब उसको कौन पास पास रहते हैं उसको अधिक चोट लगेगा। तो बात ये यही समझना है, यही बात कि सघन क्या और विरल समझ में आ गया ना। जिसके कौन पास पास होते हैं वो सघन होता है ठोस, जिससे कौन दूर दूर होते हैं वो तुमको होता है गैस, बीच में होता है द्रव। हम देखो यहाँ पे हम तुमको बोल रहे हैं कि नदी में चलो, ठीक है, कहाँ चलो? नदी में चलो। और मैं नदी में चलते थे पानी में चल रहा है, तुम क्या जहाँ रफ्तार तुम दौड़ रोड पे लगा रहा है वही रफ्तार तुम पानी में दौड़ सकता है? नहीं, तुम्हारा जो चाल होगा धीरा होगा अधिक होगा। समझ में आया?
हम तुम जिस रफ्तार से तुम पानी में ऐसी हवा में चल रहा है, रोड पर चल रहा है, उसी रफ्तार से तुम नदी में चल सकता है नहीं, तुम्हारा रफ्तार धीरा हो जाएगा। मानने की जो नहीं हवा है ऊपर वाला ये विरल है, हवा है ना ऊपर विरल हो जाएगा, और पानी कच्ची हो जाएगा सघन, पानी क्या हो जाएगा सघन। बात ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, पानी क्या हो जाएगा सघन। अब यहाँ पर देखो, माने कि हम यहाँ से कोनो चीज़ को चलाते हैं तो यहाँ से रफ्तार में आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये अपने अक्ष से मान लो यहाँ पर अभिलंब खींच देते हैं, एक लंब खींचिए, आए बस में ये एक लंब हो गया, मान लो लंब पूरा सीधा लाइन खींच दी है, यहाँ पे लाइन हो गया सीधा। अब देखो ये पेंसिल को जाना चाहिए सीधा, लेकिन अब बात सुनो, तुमसे जो पूछ रहे हैं ध्यान सुनना सब, देखो बात समझना, ये पेंसिल को जाना चाहिए जो था जाना चाहिए सीधा, लेकिन जब सीधा किए तो हमको तुम यहाँ पे इसका रफ्तार को चाहिए, रोड पर करोगे तो तुम तेज चलोगे धीरे चलोगे, रोड पर तेज चलोगे, लेकिन पानी में धीरे हो जाएगी। तो धीरे हो जाओगे तो ये धीरे हो जाएगा, तो और इधर इधर धीरे धीरे चलोगे ना, तो धीरे आने पर जो लाइन है इधर शिफ्ट हो जाता है, तुम अभिलंब के पास आओगे, क्या आओगे अभिलंब के पास आओगे। तो बात ध्यान में सुनना, जब कोई वस्तु विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, आगे समझ में, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है तो वो अभिलंब के पास आता है, क्या आता है अभिलंब के पास आता है। बात ध्यान समझाया, नहीं समझाया फिर समझाते हैं। मान लो कोई वस्तु विरल माध्यम से, माने हवा से पानी में जा रहा है, या पानी से लोहा में जा रहा है, या हवा से लोहा में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो वो हमेशा जो अभिलंब होगा उसके पास आएगा। और इसके उल्टा हो जाएगा, जब सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा माने कमजोर में जाएगा, तो रफ्तार तेज हो जाएगा, और रफ्तार तेज मतलब वो अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, आए समझ, और ये अभिलंब के पास आएगा। तुम लोग को जो कैसे, तो बस एग्जाम्पल याद रखना कि जब तुम लोग रोड पर चलते हो, तेज चलते हो, पानी में जाओगे तो धीरे चलने लगोगे, तो धीरे चलने लगेगा तो तुम लोग और धीरे चलोगे, मैं धीरे देखो जाना चाहिए, ऐसे धीरे करोगे तो ऐसे नहीं आएगा, धीरे आने पर तुम लोग ऐसे आ जाओगे, ऐसे बोलते हैं कि अभिलंब के तुम लोग पास आ गए। ऐसा समझ में, वही तुम्हारा यहाँ दिया दिखाया है, प्रकाशिक संघनन माध्यम क्या होता है, प्रकाशिक संघनन माध्यम क्या है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से कह रहा है, दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे के अपेक्षा प्रकाशिक संघनन होता है। अब तुम ये मत समझना कि वो ये क्या अपवर्तनांक क्या लिखा है, तुम बस ये समझो कि जो कमजोर होगा जो मजबूत होगा। जैसे मान लो सघन लिखा है ना, तो जब कह रहे सघन मतलब क्या, सघन माध्यम माने कमजोर से दिख जाएगा। जब कह रहे जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम माने कमजोर से सघन माध्यम मजबूत में जाती है तो उसकी चाल धीमी रहती है। सही बात है, तुमको हवा से हम पानी में चलाने तो तुमको चाल धीमा हो जाएगा, जिससे वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुकती है, अभिलंब की ओर जाती है। लेकिन जब इसका उल्टा देखो, लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में कहाँ सघन से बढ़ जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है। तुम पानी में चढ़ा है, पानी से बोले बाहर आकर चलो तो तुमको चाल बढ़ जाएगा ना, चाल बढ़ जाती है, अभिलंब से दूर भागती है। कैसे होती है, अभिलंब से दूर भागती है। आगे बात समझ में इतना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे है लेंस। क्या है लेंस, क्या है लेंस। देखो लेंस क्या होता है, लेंस कुछ नहीं है, चश्मा है। लेंस क्या है, चश्मा। तुम चश्मा क्या कर देख सकते हो। अब सुनो, तुमको क्वेश्चन पूछते हैं, जो घर वाला चश्मा होता है, जो घर वाला शीशा होता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे तुमको चश्मा बना के दे देंगे, तुम पीछे देख लोगे। बस में घर का शीशा है, उसको मान लो, उसको काट के हम लोग तो चश्मे में लगा दिए, तो तुम उसके पीछे देख पाओगे, हाँ या ना बताओ, देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। क्यों, क्योंकि उसके पीछे पेंट किया रहता है, पेंट किया हुआ तुम उसके पीछे देख सकते हो। लेकिन जो लेंस होता है, जो चश्मा होता है, उसको तुम लोग आगे पीछे देख सकते हैं, कर देख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि उसके पीछे पेंट नहीं किया होता है। उसी को मान लो काला से पेंट कर देंगे, तुमको पीछे दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसलिए तुम्हें बार बार चश्मा को साफ करता है, अगर धूल को जम जाता है तो तुम्हारा पीछे की चीज साफ नहीं दिखता है। तो कह रहा है, दो तलों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलिया है, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। लेकिन लेंस जो तुम नॉर्मल चश्मा जो पहनते हो, आँख बिना आँख के खराबी का जो चश्मा आता है वो लेंस नहीं होगा। लेंस कब होता है, जब तुम्हारा चश्मा का एगो भाग, कौन भाग, एगो भाग उठा हो, या दोनों भाग उठा हो। तुम कोई भी चश्मा उठा लेना, दोनों भाग का उठा जैसा रहता है, तो उठा तो मतलब क्या गोलिया होगा, उठा तो गोलिया होगा। तो वही कहता है
दो तल से, दो को तल होता है ना इसमें, दो तल से घिरा हुआ पारदर्शी मध्य, पारदर्शी मतलब होता है जिसका आर पार दे सके, जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो, लेंस कहलाता है। अब समझ में क्या कहलाता है? लेंस। क्या कहलाता है? लेंस। अब देखो, जैसे तुम्हारा दर्पण दो प्रकार का था, दर्पण 3 प्रकार का था, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण था, 3 प्रकार का। वैसे ही जो तुम्हारा लेंस होता है, लेंस तुम्हारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। क्या होता है? एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अब समझ में? तुमने बताओ सर ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया? तो समझो इसको कहाँ से आ जाइए, इसको समझने। चलो, हमारा है क्या? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का मतलब हो गया तुमको कि हमारा, मान लो उत्तल लेंस कैसा होता है? उठा हुआ, ऐसा उठा हुआ, ये भी उत्तल लेंस होता है। मान लो इसमें एक उत्तल लेंस है, इसको मेरे को और तरफ से उठा दिए। अब समझते, देखो किनारे पर क्या हो गया? पतला, बीच में कैसे हो गया? मोटा। अवतल लेंस कैसे बनता है? ऐसे, एम और अवतल लेंस लगा दो ऐसे, दोनों को मिला दो। अब यहाँ तो दोनों क्या अंतर है? यहाँ किनारे पर क्या है? पतला है, और यह किनारे पर क्या है? चौड़ा है। बीच में कैसा है? मोटा है, या बीच में कैसा है? पतला है। तो कह रहा है ये उत्तल लेंस, जो ये वाला लेंस है पहला उत्तल लेंस, ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, और दोनों पृष्ठों का वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या मतलब है दोनों शीशा लंबाई बराबर होगा। ये थोड़े है कि हई शीशा बड़का होगा, हई शीशा छोटा होगा, नहीं होगा। ऐसे दोनों शीशा बराबर होता है। और यह किरण उसको अभिसारित कर देती है। क्या करती है? अभिसारित। क्या करती है? अभिसारित। वो क्या करती है? किरणों को अभिसारित करती है। अभिसारित का मतलब होता है कि ये जब इनके साथ प्रकाश हम डालेंगे, ये सब किरण एक ही जगह पे आएगा, सब किरण एक ही जगह पे आएगा। कहीं से भी प्रकाश डालो, सब किरण एक ही बिंदु पे आगे बढ़ेगा। इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अभी मने होता है आना, सारी मतलब सब, सब का सब एक ही जगह पे आ जाएगा। लेकिन तो अवतल लेंस में होता है, ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला, मोटा बीच में पतला, बीच में कैसा है? पतला, किनारों पर कैसा है? मोटा। इस साधारणतः ये दोनों पृष्ठों को वक्रता त्रिज्या बराबर होते हैं, दोनों बराबर ही होगा, बराबर होती है। यह किरण उनको अपसारित करता है। मान जैसे ही हम यहाँ से मान लो टॉर्च का लाइट बारेंगे, तो ये क्या करें? यहाँ तक आएगा, ये सीधे भाग जाएगा इधर। ये किधर आएगा? इधर भाग जाएगा नीचे। इधर से आएगा कोई इधर भाग जाएगा, एक इधर से आएगा कोई इधर भाग जाएगा। अब समझ में? ये दोनों भाग जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था? इकट्ठा हो रहा था, यहाँ पे कुछ भाग रहा है, तो इसे अपसारी लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। तो अभिसारी का मतलब हो गया जब सारे किरणें एक ही बिंदु पर मिले, और अपसारी का मतलब होता है जब सभी किरणें एक दूसरे से भागे। इसीलिए जो सोलर कुकर, आप सुना लो, खाना बना लो कुकर, वो क्या होता है? कुकर, मान लो कुकर जैसे घर में होता है ना, वैसे कुकर होता है वो सोलर कुकर। उसमें क्या करते हैं लोग? जैसे नॉर्मल कुकर होता है ना, वैसे ही कुकर मान लो। कुकर बन गया सर, ठीक है। चलो मान लो इसमें क्या होता है, इसमें बीच में हम खाना रखते हैं, क्या रखते हैं? खाना। मान लो इसमें बीच में हम लोग खाना रख दिए, ये पकेगा कैसे? तो मान लो ये पकता कैसे है कि मान लो यहाँ से प्रकाश का किरण आया, ठीक है, यहाँ से प्रकाश का किरण आया, यहाँ से आया, यहाँ से, सब जगह प्रकाश का किरण इस पर आ रहा है ना, घाम तो सब जगह घाम आएगा। ये क्या करेगा? सब घामवा के लेके एक जगह इस पर डाल देगा, एक ही जगह इस पर डाल देगा। अब मान लो कि सब गर्मी लगा, एक जगह गर्मी करता है तो गर्मी दिखलाएगा ना, वही काम इसमें होता है। ये क्या करता है? सब घामवा के लेके एक ही जगह खानवा बढ़ा देता है, जिससे खानवा जल्दी बन जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। अब समझ। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, पर लेंस समझता प्रयुक्त होना शब्द। लेंस में कहता है, यह शब्द लेंस के बारे में चर्चा करते समय प्रयोग में आते हैं। देखो लेंस का मतलब होता है शीशा, ठीक है। अब लेंस में क्या क्या होगा? जैसे दर्पण में तुमको था ना, वक्रता केंद्र था, वक्रता त्रिज्या थी, ध्रुव था, मुख्य अक्ष से, वैसे ही इसमें लेंस में कुछ ना कुछ होगा ना। तो देखेंगे ये कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमारे गोलीय दर्पण में, गोलीय लेंस में होती है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, पर इसमें भी वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा? वक्रता केंद्र। क्या होगा? वक्रता केंद्र। किसी लेंस में चाहे वो उत्तल हो या अवतल, दो या दोनों पृष्ठ, गोले पृष्ठ में जो कुछ भी हो, इनमें प्रत्येक पृष्ठ के गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस का वक्रता केंद्र प्रायः शीर्ष रखते हैं। दर्पण में तुम्हारा जो वक्रता केंद्र था उसको शीर्ष रखते थे, इसमें भी तुम्हारा जो वक्रता केंद्र होगा उसको शीर्ष लिखेंगे। अब सुने, पर एक मुख्य अक्ष, मतलब किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहती है। देखो ये जो रेखा का घिसते, मान लो लेंस से बनाते हैं, ये मान लो उत्तल लेंस बनाते हैं,
ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया ना। देखो यहाँ मान लो कि इसका सी बीच में आएगा, यहाँ पे दोनों का सी मान लो बीच में आ गया, दोनों का सी बीच में आ गया। अब यहाँ से आगे एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे अपने मन से बीचों बीच, क्या खींचेंगे काल्पनिक रेखा अपने, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बीचों बीच गया ना, मुख्य अक्ष हो गया। और जो केंद्र हो गया ये तुमको क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया है। वो समझ में जैसा करा है प्रकाशिक केंद्र, लेंस के केंद्रीय बिंदु जिसका प्रकाशिक केंद्र होता है, इसे प्राय ओ से निरूपित करते हैं। लेंस के प्रकाशित केंद्र गुजरने वाले प्रकाश किरण बिना किसी विलंब से निर्गत होती है। क्या कहते हैं? बिना किसी निर्गत से। देखो यहाँ पे इसको हम वाला फिगर पर समझते हैं क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे इसका तुम हो गया ना, इसको हम अलग करते हैं। यहाँ पे ध्यान समझना सब। मान लो कोई एक लेंस हो गया, हो गया लेंस। यहाँ पे मान लो कि हम एक मुख्य अक्ष खींचते हैं। कौन सा? मुख्य अक्ष। अब तुम लोग पूछोगे सर ये दोनों आर पर क्यों? ताकि तुम प्रकाश तो दोनों आर पर कर सकता है, इसलिए मुख्य अक्ष को मैं आर पर कर दूँगा। यहाँ पे जहाँ बीचों बीच होगा ना, इसको बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं? ओ। अब समझ में, अब बात ध्यान सुनो। यहाँ पे मान लो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसका गोला ये बन गया, समझो। और इसको दोपहर बनाते हैं तो इसका गोला ये बन गया। असल में देखो हॉरिजॉन गोला है, हाई गोला, अगर कहीं ना कहीं केंद्र बनेगा यहाँ पे। क्या बनेगा? केंद्र कहीं ना कहीं बनेगा ना। आएगा समझ में? कहीं ना कहीं केंद्र बनेगा। तो मान लो देखो तुम समझते हैं, देखो यहाँ पे कि मान लो कलर चेंज करने देंगे। अब यहाँ देखो ये मान लो इसका कलर चेंज करते हैं पहले। देखो यहाँ पे मान लो इधर वाला गोल है, इधर वाला गोल है, इसका केंद्र कहीं ना कहीं इधर आएगा, आएगा ना केंद्र। और ये जो लाइन है केंद्र मान लो कहीं केंद्र यहाँ पे बड़का कोई केंद्र, अभी थोड़ा दूर ले जाएगा, पास में आता दूर। तो देखो यहाँ पे जो आज समझ में ना, जो केंद्र यहाँ पे अलग अलग आएगा। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से। मान लो कि ये इस वाला की जो है हमारा लेंस है, इसका केंद्र है, इसका नाम रखते हैं हम सी, सी। और ये इसका केंद्र, इसका नाम रखते हैं सी। क्योंकि मान लो एक ही लड़का का दो का नाम है तो कंफ्यूजन होगा ना। तो इसका नाम लो C1 है, इसका नाम रखो C2। बात में समझ में आया? दोनों का नाम तो केंद्र है, सी रखेंगे, लेकिन इसका नाम रखते हैं, दोनों का सी तो नाम होता है, इसको लगेगा C1 और C2। तो मान लो सी का अधिया क्या होता है? तुमको F पढ़ाया था ना, सी का अधिया क्या होता है? F। तो मान लो जब ई F हो जाएगा तो ई का हो जाएगा F1। असल में ई का हो जाएगा F2। अगर दोनों का नाम मान लो एक ही रहेगा तो गलती हो जाएगा ना। ये मान लो F1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा F2। इतना बात तुमको समझ में आ गया? अभी इतना बात समझ में नहीं पता, ताकि मान लो कि एगो हाई शीशा हो गया, एगो हाई शीशा हो गया, एगो हाई शीशा हो गया। हाई शीशा का केंद्र होगा तो हाई शीशा का केंद्र यहाँ पे हो गया, हाई शीशा का केंद्र यहाँ पे हो गया है उसमें। अब देखो तुमको एग्जाम में ही C2 ना करके तुमको बोलेगा यहाँ पे 2F2। क्या बोलेगा? 2F2। इसको बोलेगा तुम C1 ना लिख के बोलेगा 2F1। तो तुमको पता है जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक का होता है उतना दूरी ही बराबर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी हाई दूरी दोनों हमेशा बराबर होता है। तो इसलिए इसको C1 ही बोले ना, 2F1 बोल देते हैं हम लोग। आप समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देख लो, तुम्हारा किताब क्वेश्चन है तो तुम लोग पूछोगे सर कहाँ पे आया है? तो देखो मान लो एक लेंस हो गया उत्तर लेंस। उत्तर लेंस देखो यहाँ पे F1 लिखा है, तो यहाँ क्या हो गया? 2F1, या इसी को बोलते हैं C1 या 2F1। जैसे यहाँ मान लो तुम्हारा C2 हो गया और यहाँ F2 हो गया, तो F2 या 2F2, ताकि दर्पण इधर F2 हो जाएगा, इधर 2F2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे F1 तो 2F1, या इसको बोल देते हैं हम लोग C1। अब समझ में इतना निकल गया, इतना समझ गया ना। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब समझ में इतना। नेक्स्ट है अब लेंस के केंद्रीय प्रकाशित जो ओ से निरूपित हो, दो से हो जाता है, वो बीच में होता है द्वारक। द्वारक में क्या होता है? गेट, जहाँ से जहाँ तक प्रकाश का तुमको आ जा सकता है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? द्वारक होगा। ठीक है। पतले लेंस जिसका द्वारक इसकी त्रिज्या से बहुत कम होता है, दोनों वक्रता
केंद्र, प्रकाशीय केंद्र को समान दूरी पर होते हैं, इससे छोटे द्वारा को पतले लेंस कहते हैं। पतले लेंस का मतलब है इसका वक्रता त्रिज्या बहुत छोटा हो, वक्रता त्रिज्या बहुत छोटा हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पतले लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट समझो, लेंस पर है लेंस का मुख्य फोकस, वही मुख्य फोकस, देखो मुख्य फोकस क्या मतलब क्या है कि समानांतर से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उसे मुख्य बिंदु का फोकस कहते हैं। वैसे तुमको पता है अवतल लेंस में तो जब दर्पण पढ़ा तो वही बता देते हैं। दर्पण में क्या होता था कि मान लो यहाँ पे मुख्य अक्ष हो गया और समानांतर आने वाली किरणें पड़ने के बाद जिस बिंदु पर जाए वो क्या होता है, मुख्य अक्ष। वैसे तुम्हारा लेंस में होता है। लेंस में क्या होता है तो बात ध्यान में समझो, जब मान लो लेंस हो गया, ये लेंस हो गया, ठीक है, तो मान लो ये मुख्य अक्ष, बीच में मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, टेढ़ का हो गया, इसमें मान लो ये तुम्हारा F1 हो गया, ये तुम्हारा C1 हो गया, या इसी को तुम 2F1 बोल दो, 2F1, यहाँ पे तुम्हारा 2F2 हो जाएगा, सॉरी F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, और यहाँ मान लो तुम्हारा 2F2 हो जाएगा, 2F2। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कह रहा है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष लगाएंगे कि समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर पड़े उसे ही हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो मान लो परावर्तन के बाद जहाँ से जाएगा, यहाँ से अभी थोड़े लेंसवा शीशवा में एक तो दोनों से पहन सकते हैं, तो मान लो हेलने से जो आएगा वो इधर जाएगा और जो इधर से आएगा वो इधर जाएगा, मान लो इधर से कहाँ गया फोकस से, तो इधर से आएगा, तो मान लो कहाँ जाएगा, तो यहाँ से, वैसे जब यहाँ से आएगा वो भी यहाँ चला जाएगा। तो पूरा समानांतर के बाद आने वाली किरणें जिस बिंदु पर अवतरित होती है वही उसका फोकस कहलाता है। अब समझना, नेक्स्ट चलो, बात नहीं होगा तो वीडियो को फिर से देखना था, तुमको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पर है देखो, अवतल लेंस का मुख्य फोकस, अवतल इसमें भी होता है। देखो अवतल लेंस में क्या होता है, प्रतीत हो, देखो जैसे समझना है कि उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण के उत्तर उल्टा होगा अवतल लेंस। माने देखो एक नोट सिखाते हैं, जो उत्तल लेंस माने जो उत्तल दर्पण हम लोग पढ़े थे लोग, किसमें, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वो सब कहानी घटेगा तुम्हारे अवतल लेंस के साथ। किसके साथ, अवतल लेंस के साथ। माने कि जो घटना हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़ रहे थे, जैसे उत्तल दर्पण का को था दूगो, वैसे ही अवतल लेंस का दूगो बनेगा। अवतल दर्पण का को था 6 गो, तो उत्तल लेंस का को बनेगा 6 गो। माने अवतल दर्पण, बात ध्यान समझना पर बात समझना, जो घटना हमारे उत्तल दर्पण के साथ बन रहा था वो घटना हमारे अवतल लेंस के साथ बनेगा, और जो घटना हमारे अवतल दर्पण के साथ घट रहा था वो घटना हमारे उत्तल लेंस के साथ बनेगा। चलो समझ नहीं, यहाँ पे कुछ समझाते हैं, ये हो गया ना। चलो नहीं, देखो जो लिख रहे हैं बात समझ में से, माने कि जो घटना उत्तल दर्पण के साथ होगा, माने जो घटना तुम्हारे उत्तल दर्पण के साथ होगा वो घटना तुम्हारे अवतल लेंस के साथ होगा। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। बात ध्यान सुनो, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जो घटना उत्तल दर्पण के साथ घट रहा था वो घटना घटेगा अवतल लेंस के साथ। तो सुना यार, उत्तल दर्पण में प्रकाश के कोई जगह से परावर्तन करते हैं, 2 जगह से, कोई जगह से 2 जगह से। तो अवतल लेंस में कोई जगह से होगा, 2 जगह से। मात्र अवतल दर्पण में तुम बताते हैं वस्तु को हम 6 जगह रख सकते हैं, वैसे ही उत्तल लेंस को हम वस्तु को 6 जगह रख सकते हैं। अब हम तो ये बात ध्यान में नोट में लिख देना है कि उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस और अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस। अब हमने उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस और अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनेगा उसका हम लोग कल से पढ़ा जाएगा यहाँ से, ठीक है। आज हम लोग तो लेक्चर लंबा, इसको हम लोग कल से
उड़ा देते हैं। चलो ठीक है।